हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं जितेंद्र कुमार आप सभी का हमारा इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे एक्सीलेटर के बारे में। एक्सीलेटर, आप कहोगे एक्सीलेटर का नाम तो सुना सुना लगता है। हाँ बिल्कुल, मैं उसी की बात कर रहा हूं जो आप अपने दैनिक जीवन में यूज करते हैं या उसको बोलते हैं, जो कि वाहनों में होता है ना। एक्सीलेटर जो होता है उसी के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो जब हम एक्सीलेटर में परिवर्तन करते हैं तो क्या परिवर्तन आता है, आप बताइए, अपने आप सोचिए। तो हम देखते हैं कि जो भी हमारा वाहन है उसमें लगातार क्या हो रही है, स्पीड बढ़ती है या फिर स्पीड क्या होती है, कम होती है। यदि हम एक्सीलेटर को बढ़ा रहे हैं तो स्पीड क्या होगी, वो बढ़ेगी, ठीक है। और यदि हम एक्सीलेटर को कम करते हैं, उल्टी दिशा में घुमाते हैं, तो क्या होता है, हमारे जो वाहन है उसकी स्पीड लगातार कम होती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि एक्सीलेटर को बढ़ाने या कम करने से क्या होता है, हमारे वाहन की रफ्तार मतलब स्पीड जो है उसमें परिवर्तन आता है। तो उसी के बारे में हम देखते हैं। एक्सीलेटर का जो सही उच्चारण है वो क्या होता है, एक्सीलरेटर होता है ना, एक्सीलरेटर, ठीक है। तो ये उसका सही उच्चारण होता है। हम अपने नॉर्मल दैनिक जीवन में उसको एक्सीलेटर ही कहते हैं। और इसी को हम जब लेते हैं तो ये हो जाता है एक्सीलरेशन, ठीक है। एक्सीलरेशन, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं हम, त्वरण, ठीक है। एक्सीलरेशन को क्या बोलते हैं हिंदी में, त्वरण कहते हैं। तो वास्तव में होता क्या है ये, तो वही हमने जो आपको बताया कि जब भी हम किसी वस्तु के वेग में, है ना, वस्तु की चाल में लगातार परिवर्तन करते हैं तो हम क्या कहते हैं, वस्तु में एक्सीलरेशन मतलब त्वरण उत्पन्न हो गया है। वस्तु की जो गति है कैसी है, त्वरित गति है। तो जब वस्तु के वेग में या उसकी चाल में लगातार हम क्या करेंगे, परिवर्तन करेंगे, तो उसमें क्या उत्पन्न हो जाता है, त्वरण या एक्सीलरेशन उत्पन्न हो जाता है। चलिए इसकी हम परिभाषा लिख लेते हैं। तो क्या होती है इसकी परिभाषा, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को उस वस्तु का त्वरण कहते हैं। त्वरण कहते हैं। किसी भी वस्तु के वेग में जब परिवर्तन होता है, और उसकी दर बोले तो दर का मतलब क्या होता है, समय के साथ में परिवर्तन, क्या कहलाता है, दर, ठीक है। तो किसी भी वस्तु की वेग में परिवर्तन होगा समय के साथ में, उसको क्या बोलते हैं हम, उसका त्वरण कहते हैं। इसको अंग्रेजी में एक्सीलरेशन कहते हैं। इसे संकेत ए के द्वारा प्रदर्शित करते हैं ना। इसका जो संकेत है वो क्या है, इसका संकेत जो है वो ए है, ठीक है। ए से क्या बनता है, एक्सीलरेशन, उसी को हमने लिया हुआ है, तो इसको हम ए से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे, समयांतर या समय, ठीक है, समयांतर या समय। इस प्रकार से हम वेग में परिवर्तन को और समय के साथ लेकर इसकी हम गणना कर लेते हैं। अब वेग में परिवर्तन कैसे निकालते हैं हम, है ना। किसी भी चीज में जब परिवर्तन होता है तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं। तो उसके लिए हमने आपको बताया था कि जब भी किसी चीज के परिवर्तन की बात निकालना है हमें, तो क्या करते हैं हम क्या करते हैं, उसका अंतिम अंतिम वाला वेग ले लेंगे, ठीक है। अंतिम वेग में से क्या करेंगे हम, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग में से प्रारंभिक वेग को घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, वेग में परिवर्तन। और समयांतर में भी देखिए, यदि यहाँ पे मैं समयांतर लिखूं तो इसमें भी क्या हो जाएगा, समयांतर मतलब दो समयों का अंतर, तो इसमें भी हम अंतिम समय में से प्रारंभिक समय घटा देंगे तो क्या मिल जाएगा हमको, समयांतर, ठीक है। अंतिम समय ऋण प्रारंभिक समय। इस प्रकार से हम इसको प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है। चलिए अब देखते हैं इसका विमीय सूत्र क्या होगा, वेग का सॉरी त्वरण का विमीय सूत्र क्या होगा। तो इसका विमीय सूत्र जो होगा, हमने कैसा देखा था, निकालते हैं हम विमीय सूत्र किसी भी राशि का। हम देखते हैं कि उसमें कौन कौन सी राशियां आ रही हैं। यहाँ पर देखिए वेग आ रहा है, वेग में परिवर्तन मतलब क्या आ रहा है, वेग आ रहा है। तो वेग का विमीय सूत्र क्या होता है, एल टी माइनस वन, यही होता है ना।
और समय का क्या होता है, समयांतर मतलब समय, इसका हो जाता है टी। क्या होता है इसका, टी होता है। अब यहाँ पर देखिए इसको हल कर लो आप, तो एल तो यहाँ अकेला है तो एल अकेला रहेगा। यहाँ पर देखिए टी टू द पावर -1, टी की घात जो है ऋण 1 है, और इसमें भी ये ऊपर जाएगा तो ऋण 1 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगी इसकी घात, टी की घात ऋण 2, ऋण 1 धन ऋण 1 बराबर ऋण 2 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा आपका समय का विमीय सूत्र। ठीक है, ये क्या है, समय का विमीय सूत्र है। और इसी सूत्र की सहायता से क्या कर सकते हैं हम, इसका मात्रक निकाल सकते हैं, इसका मात्रक निकाल सकते हैं। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए एल लेंथ के लिए क्या आता है, लंबाई के लिए मात्रक मीटर है ना, और टाइम के लिए क्या आता है सेकंड, और इसकी घात ऋण 2 हो जाएगा। मतलब इसको हम लिखते हैं मीटर प्रति सेकंड की घात 2। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड का वर्ग ऐसा पढ़ते हैं, ये इसका मात्रक हो जाएगा। ठीक है, तो मात्रक हो गया। और जो त्वरण है ये कैसी राशि है, यह सदिश राशि है, यह सदिश राशि है। ठीक है, सदिश राशि है। जब भी हम त्वरण की बात करते हैं तो उसकी हर कंडीशन में कोई ना कोई दिशा होती है। ठीक है, कोई ना कोई दिशा होती है। त्वरण जो है वो कैसी राशि है, सदिश राशि है, क्योंकि देखिए वेग आ रहा है तो वेग सदिश राशि है, त्वरण भी कैसी होगी, सदिश राशि होगी। जिस प्रकार हम देखते हैं त्वरण के बारे में। अब जब कोई वस्तु है ना, जब कोई वस्तु अपने वेग में लगातार कमी कर रही है, ठीक है, अब जैसे हमारे वाहन को यदि हमें रोकना होता है तो हम क्या करते हैं, उसके एक्सीलेटर को कम करते हैं ना। कम करने से क्या होता है कि वस्तु की जो गति है वो धीरे धीरे क्या होती है, कम होती है ना, या फिर हम ब्रेक लगाएंगे तो और कम हो जाती है। तो जब किसी वस्तु के वेग में लगातार कमी होती है उसको क्या बोलते हैं हम, ऋणात्मक त्वरण। ठीक है, ये कैसा धनात्मक था ना, ये वाला जो था कैसा था, ये धनात्मक था। ठीक है, तो वेग में वृद्धि हो रही थी मतलब कैसा था, ये धनात्मक था। अब वेग में कमी होगी तो क्या होगा, ये ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम, ऋणात्मक त्वरण। जब किसी वस्तु के वेग में लगातार कमी होती है उसको क्या कहते हैं, हम उसका ऋणात्मक त्वरण कहते हैं, या इसी को हम दूसरे शब्दों में मंदन भी कहते हैं, मंदन भी कहते हैं। ठीक है, तो ऋणात्मक त्वरण को क्या कहते हैं हम, ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं, मंदन है ना, ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं। ठीक है, तो ये वही चीज है। ऋणात्मक जो है ये बताता है कि जो वेग है उसमें कमी हो रही। ठीक है, ऋणात्मक चिन्ह क्या बताता है, वेग की कमी को बताता है। यहाँ पर धनात्मक चिन्ह क्या बताता है, वेग की वृद्धि को बताता है। परंतु हम देखते हैं कि जब हम विस्थापन और वेग बढ़ाए थे हमने, है ना, विस्थापन और वेग पिछले वाले हमने चैप्टर में मतलब पिछले वाले वीडियो में पढ़ाया था, तो हमने देखा था वेग में भी क्या होता है, धनात्मक और ऋणात्मक का कॉन्सेप्ट आता है। धनात्मक को हम लेते हैं, एक दिशा में जो वेग होता है उसको हम क्या लेते हैं, धनात्मक, और दूसरी दिशा का वेग को क्या लेते हैं, हम ऋणात्मक लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो एक ऐसी दिशा है उसकी विपरीत दिशा को क्या बोलते हैं, ऋणात्मक बोलते हैं। ठीक है, वेग में और विस्थापन में। ठीक है, परंतु यहाँ पर देखिए त्वरण में हम दिशा में नहीं ले रहे हैं। ठीक है, त्वरण की दिशा तो एक ही रहेगी, वही रहेगी, परंतु यहाँ पर उसकी वृद्धि और कमी, वृद्धि को हम धनात्मक देते हैं और जो कमी है उसको क्या लेते हैं, हम ऋणात्मक लेते हैं। तो इस प्रकार से इसको ध्यान रखिएगा आप, ऋणात्मक त्वरण को मंदन कहते हैं, मतलब इसमें वेग की क्या हो रही है, कमी हो रही है लगातार, इसको हम क्या बोलते हैं, मंदन कहते हैं। इस प्रकार से हमने देखा त्वरण होता है। तो त्वरण आपने देखा होगा सभी जगह, है ना, यहाँ भी गति होती है और यदि वस्तु का वेग बढ़ रहा है इसका मतलब वहां पे त्वरण है। ठीक है, इस प्रकार से देखते हैं। अब एक समान त्वरण क्या होता है, एक समान त्वरण क्या होता है, तो जब किसी वस्तु का वेग बराबर समय में बराबर बढ़ता है तो क्या बोलते हैं उसको हम, एक समान त्वरण कहते हैं। नाम से स्पष्ट है ना, बराबर समय में यदि बराबर वेग में वृद्धि हो रही है तो क्या कहलाएगा, वह एक समान त्वरण कहलाता है। तो समझा दिया मैंने आपको एक समान त्वरण क्या होता है। अब इसके थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं हम। तो सबसे पहले तो मैं त्वरण की बात करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए चौक है मेरे पास में, है ना, एक चौक है या कोई भी आप टुकड़ा ले सकते हैं। इसको मैं यदि इस जगह से छोड़ूंगा, ठीक है, इस जगह से नीचे की तरफ छोड़ दूंगा स्वतंत्रता पूर्वक, मुक्त रूप से इसको मैं गड़ाऊंगा, तो क्या हो रहा है यहाँ पर देखिए, जब ये चौक मेरे वाले हाथ में थी तो यहाँ पर इसका वेग क्या था, शून्य था, परंतु जैसे ही मैं इसको छोड़ता हूँ इसका वेग बढ़ता है और लगातार बढ़ते बढ़ते
मेरे दूसरे हाथ तक पहुंच जा रही चाप, ठीक है, पहुंच रही है ना। मतलब यहाँ से वेग 0 था और इसका वेग लगातार बढ़ते बढ़ते यहाँ पे आके अधिकतम हो जाता है और फिर 0 हो जाता है, ठीक है। तो वस्तु का वेग क्या हो रहा है, लगातार बढ़ रहा है ना, लगातार बढ़ रहा है। तो जब किसी वस्तु को हम स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ते हैं तो उसका वेग लगातार बढ़ता है, मतलब वस्तु में क्या उत्पन्न हो रहा है, त्वरण उत्पन्न हो रहा है। और इस त्वरण को क्या बोलते हैं हम, इस त्वरण को कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। क्यों कहते हैं, क्योंकि इस वस्तु को कौन खींच रहा है, पृथ्वी खींच रही है ना। पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वह इसको खींच रहा है अपनी तरफ, ठीक है। इसलिए इस पे जो लगने वाला त्वरण होता है क्या कहलाता है, या गुरुत्वीय त्वरण कहलाता है, ठीक है। तो गुरुत्वीय त्वरण के द्वारा जो भी वस्तु नीचे की तरफ जाती है, ठीक है, तो ये भी क्या है, एक त्वरित गति है। और इस त्वरण को क्या कहते हैं, हम गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। इसे हम जी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, गुरुत्वीय त्वरण को जी के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, है ना। इसका जो मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड की घात 2, ठीक है, मीटर पर सेकंड की घात 2 होता है गुरुत्वीय त्वरण का मान। मतलब प्रति सेकंड इस वस्तु के त्वरण में कितना परिवर्तन हो रहा है, इसके वेग में कितना परिवर्तन हो रहा है, 9.8 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। इसके वेग में लगातार परिवर्तन हो रहा है, इतने स्पीड से आगे बढ़ रही है, ठीक है। यहाँ पर देखिए आप, अब हम एक चीज देखते हैं यहाँ पर कि जब इस पिंड को हम यहाँ से छोड़ते हैं और ये जब नीचे की तरफ जाता है, इसका जो वेग है लगातार बराबर समय में बराबर वृद्धि करता है, लगातार बराबर समय में बराबर वृद्धि करता है। तो इसकी जो गति होगी उसको क्या बोलेंगे हम, एक समान त्वरित गति कहेंगे, ठीक है। क्योंकि लगातार वेग बराबर बदल रहा है बराबर समय में, इसकी गति क्या कहते हैं हम, एक समान त्वरित गति कहते हैं। तो ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। अब मैं इसी पिंड को ऊपर की तरफ फेंकता हूँ, कहाँ फेंकता हूँ, ऊपर की तरफ, मतलब पृथ्वी से ऊपर की तरफ जब मैं फेंकूंगा तो क्या होगा, इसमें देखिए मैं जहां से फेंक रहा हूँ यहाँ पे मैं बल लगाऊंगा इस पे, है ना। तो बल जब लगाऊंगा मैं तो ये वस्तु ऊपर जाती है और कुछ दूर जाके वहां से रिटर्न आ जाती है, ठीक है। तो जब वस्तु को मैंने यहाँ से फेंका, ठीक है, यहाँ से जब मैंने इसको फेंका तो ये वस्तु ऊपर की तरफ गई, तो इसका जो त्वरण है कैसा हो रहा है, त्वरण कैसा हो रहा है इसका, त्वरण तो उतना ही है, ठीक है, परंतु जो इसका वेग है वो लगातार कैसा हो रहा है, कम होते जा रहा है। और ऊपर वाली जो पोजीशन जहां से वापस होता है वहां पे वेग क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, ठीक है। तो जहां से हमने इसको फेंका था वहां से लेके ऊपर जाते तक इसके वेग में लगातार क्या होती है, कमी होती है ना। वेग में लगातार कमी होने से क्या होगा, वस्तु का वेग एक स्थान पे जाके शून्य हो जाता है। तो इस गति को क्या बोलेंगे हम, एक समान मंदित गति बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको हम, एक समान मंदित गति बोलेंगे, क्योंकि इसके वेग में लगातार क्या हो रही है, कमी हो रही है। और त्वरण तो जो है वो उतना ही है, ठीक है, इसमें जो त्वरण होता है वो उतना ही होता है। तो ये भी एक समान गति का उदाहरण, मतलब एक समान त्वरित गति का उदाहरण है। और जो वस्तु नीचे आती है ना, स्वतंत्रता पूर्वक जब छोड़ते हैं वस्तु जब नीचे आती है, इसको भी क्या बोलते हैं हम, एक समान त्वरित गति का एग्जाम्पल कहते हैं। पर आपने देखा एक में त्वरण में, ठीक है, त्वरण तो सभी के लिए बराबर है, परंतु जो वेग है उसमें एक में वृद्धि हो रही है और एक में वेग में क्या होती है, कमी होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं अलग अलग जगह पे अलग अलग चीजें होती हैं। तो ये हमने देखा था। चलिए आज की क्लास को यहीं पे रोकते हैं। तो ये था त्वरण के बारे में और मंदन के बारे में, किस प्रकार से हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं। ये सब चीजें हम अपने आसपास भी बहुत सारे जगह पर देखते हैं व्यवहार में, ठीक है। तो आज के लिए धन्यवाद। तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी आपके मन में डाउट है तो कमेंट जरूर करें। नमस्कार, धन्यवाद।